हेलो फ्रेंड्स। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डेटाबेस के बारे में। तो इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन क्लास में एसक्यूएल को समझा था और डेटाबेस को समझा था और मैंने बताया था कि क्या उसमें डिफरेंसेस हैं। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या आप एसक्यूएल में एकदम नए हैं तो पहला आप मेरा इंट्रोडक्शन क्लास देखिए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, उसकी कुछ टर्म्स समझ में आ जाए। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डेटाबेस के बारे में हम इसलिए जानेंगे क्योंकि अभी बताना ये ज़रूरी है, जानना ये ज़रूरी है कि अभी ओवरऑल कितने तरह के डेटाबेस यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इनके डिफरेंस के बारे में अगर आपको हम बताएंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा समझने में। ठीक है, कि एसक्यूएल क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है। ठीक है, तो आगे फ्यूचर में किस तरह के डेटाबेस इंट्रोड्यूस होंगे इसका प्रेडिक्शन करना मुश्किल है, लेकिन अभी जो चल रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो जो टाइप्स ऑफ डेटाबेस है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसी जगह है जहां डेटा को हम स्टोर करते हैं ऑर्गेनाइज फॉर्म में। ठीक है, तो ऐसे कितने तरह के डेटाबेस यूज होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला जो हमारा डेटाबेस है वो है सेंट्रलाइज। ठीक है, पहला जो हमारा डेटाबेस है वो है सेंट्रलाइज डेटाबेस। तो सेंट्रलाइज डेटाबेस क्या होता है? हर एक डेटाबेस के बारे में बहुत ही डीप समझना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मुझे एक डिस्टिंक्ट वीडियो बनाना पड़ेगा, अलग अलग वीडियो बनाना पड़ेगा हर एक डेटाबेस के बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा ब्रीफ देते हुए चलूंगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो जो सेंट्रलाइज डेटाबेस है ये एक ऐसा डेटाबेस है दैट आर लोकेटेड एंड स्टोर एंड मेंटेन इन अ सिंगल लोकेशन। ठीक है, दैट मीन्स मैं डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारा सेंट्रलाइज डेटाबेस है वो क्या है। सपोज ये हमारा डेटाबेस है। ठीक है, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं जिससे आपको समझ में आएगा। ये हमारा सपोज एक स्टोरेज एरिया है यानी डेटाबेस है और ये कहीं पर रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, ये हमारे सिस्टम है। ठीक है, ये बहुत सारे हमारे सिस्टम हैं। ठीक है, तो सेंट्रलाइज डेटाबेस क्या करता है, एक स्थान पर, एक जगह पर ये रहता है। ठीक है, स्टोर रहता है और इसके यूजर डिफरेंट लोकेशन से लॉगिन करके डेटा को एक्सेस करते हैं। तो इस तरह के मैकेनिज्म को, स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि ये एक अलग लोकेशन पे रहता है और जो भी स्टोर, डिलीट या जो भी मैनिपुलेशन या जो भी डेटाबेस पे ऑपरेशन करेंगे, अगर कोई नया यूजर है या कोई नया हमें रिकॉर्ड तैयार करना है तो हम यहीं से यहां से अपने सिस्टम से ही करेंगे। और यहां पर जो सेंट्रलाइज है मतलब ये तो यूजर है, मतलब मुझे इसमें डेटा स्टोर करने के लिए एक अलग से एक्सेस देनी होगी, यानी कि एडमिन का एक्सेस देना होगा जो पूरे डेटाबेस को एक्सेस करेगा कहीं भी लोकेशन से। मतलब आप चाहें तो अमेरिका से एक्सेस कर सकते हैं, आपका डेटाबेस कहां पर है आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। आप चाहें तो रसिया से एक्सेस कर सकते हैं, आप चाहें तो इंडिया से भी एक्सेस कर सकते हैं, आप चाहें तो मालदीव से काम कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो न्यूजीलैंड में हो वहां से भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह के डेटाबेस को कहते हैं सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। ये एक तरह का डेटाबेस है। ठीक है, जो हमारा दूसरा है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या होता है? पोर्शन ऑफ द डेटाबेस आर स्टोर्ड इन ए मल्टीपल फिजिकल लोकेशन। ठीक है, फिजिकल लोकेशन एंड प्रोसेसिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग मल्टीपल डेटाबेस नोड्स। ठीक है, डेटाबेस नोड्स क्या होते हैं? जहां से हम डेटाबेस को एक्सेस करते हैं वो एक डिफरेंट नोड्स होते हैं। ठीक है, तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है वो कैसा हो सकता है उसके बारे में हम आपको डायग्राम से समझाते हैं। ये जो पहले था वो सेंट्रलाइज था, तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या हो सकता है आप इसको ऐसे समझे। ठीक है, ये हमारा एक सेंट्रल डेटाबेस है। ठीक है, और ये कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है। ठीक है, सपोज
ठीक है, अलग अलग लोकेशन पे। अब क्या होगा, इसका जो एक्सेस होगा, ठीक है, पहले इन सब डेटाबेस को हम कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा डेटाबेस क्या होने वाला है, कनेक्ट होने वाला है सबसे। ठीक है, आप देख सकते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है, हमारा सेंट्रल डेटाबेस कहीं और है और इसमें कई सारे सब डेटाबेस कनेक्ट किए गए हैं। ठीक है, अब क्या होंगे, ये हमारा है यूजर, ये आप देख सकते हैं ये जो रेड वाला है हमारा यूजर है। अब ये क्या होगा, हमारे डेटाबेस से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो अब जो ये है हमारा डिफरेंट ये नोड्स हैं। ठीक है, मैं इन सबको कनेक्ट कर रहा हूं। ये क्या है हमारा, ये जितने रेड वाले हैं ये हमारे यूजर हैं, ब्लैक वाला जो लाइन है वो डिफरेंट नोड है। ठीक है, नोड्स है। अब ये क्या हुआ, ये कनेक्ट हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि जो ये पिंक वाला जो ओवल शेप है ये क्या है, ये हमारा है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, कि ये कनेक्ट होता है सेंट्रल डेटाबेस से, राइट। तो ये एग्जांपल है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट है उसके बारे में हम ये जानते हैं, क्या है हमारा रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, और रिलेशनल डेटाबेस पर भी हमें सारे इस वीडियोस को कवर करने हैं, जो कि बहुत ही आसान है, इजी है, फ्रेशर के लिए, बिगिनर्स के लिए। तो वहां पर हम रिलेशनल डेटाबेस को ही लेके प्रोग्राम करेंगे, फिर आगे जो भी फर्दर है हम देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है कि जो उसका सही डेफिनेशन होना चाहिए, दिस डेटाबेस इज बेस्ड ऑन द रिलेशनल डेटा मॉडल। ठीक है, विच स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ रॉस, यानी उसको टपल्स कहते हैं, एंड कॉलम्स जिसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस में, एंड टुगेदर फॉर्म ए टेबल रिलेशन, यानी इनके बीच क्या होता है, एक रिश्ता होता है। ठीक है, एक रिलेशन होता है। तो वो कैसे होता है हम देखते हैं। ये हमारा एक टेबल है सपोज, ठीक है, दूसरा ये भी हमारा एक टेबल है। ठीक है, आप कह सकते हैं ये एक डेटाबेस ही समझे। ठीक है, राइट। तो यहां क्या होता है, इसमें रिलेशन होता है, एक रिलेशन हम यहां बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि इस टेबल का कनेक्शन इस टेबल से है। ठीक है, इस टेबल का कनेक्शन इस टेबल से है। ठीक है, इस टेबल का कनेक्शन इस टेबल से है। ठीक है, हम यहां एक और टेबल क्रिएट कर लेते हैं, राइट। ये ब्लैक होना चाहिए, रेड हो गया है, आप इसको समझ लेना। ठीक है, ये एक और टेबल है। हम क्या करेंगे, एक और रिलेशन तैयार करेंगे, इसका रिलेशन इससे है। ठीक है, और इस टेबल का रिलेशन इससे है सपोज। ठीक है, हो सकता है इस टेबल का रिलेशन किसी पर्पस की वजह से हम डायरेक्ट इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा तैयार हो गया रिलेशनल डेटाबेस, जिसके कहने का मतलब ये है यहां जितने भी टेबल्स होते हैं, डेटाबेस होते हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये हमारा है रिलेशनल डेटाबेस। हमारा जो चौथा डेटाबेस है नो एसक्यूएल डेटाबेस, इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, तो जो नो एसक्यूएल डेटाबेस है वो काफी रिलेशनल डेटाबेस से डिफरेंट होता है। वहां हमारा डेटाबेस कैसे स्टोर होता है इसको समझें ऐसे। ठीक है, ये है हमारे फाइल्स, और यहां कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, फाइल के पीछे फाइल्स होते हैं। ठीक है, फाइल्स के पीछे फाइल्स होते हैं। ठीक है, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको ग्रीन कलर कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ये ग्रीन हो गया। ठीक है, अब जो बैक वाला है ये ब्लैक समझे इसको, उसके बाद हम इसको स्काई से कलर करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, एक के पीछे एक फाइल्स सीक्वेंस में लगे होते हैं। मतलब डेटा जो है एक सीक्वेंटली फॉर्म में स्टोर होने लगता है, जहां कोई रिलेशन तो नहीं होता पर उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ
यूनिक्स की होते हैं जिसकी वजह से डेटा को हम एक्सेस करते हैं। हो सकता है इस फाइल का नाम है D1, D2, D3, D4, D5। अब हमें देखना है D1 में क्या क्या डेटा है, या हो सकता है D1 में स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स हों, D2 में टीचर्स के रिकॉर्ड्स हों, ठीक है, और D3 में पियोन्स के रिकॉर्ड्स हों। तो हमें एक्सेस करने के लिए D1 को, अगर स्टूडेंट के हमें सारे डेटा को एक्सेस करना है तो हम D1 के फाइल में जाएंगे, ऐसे करके यहाँ डेटा हमारा स्टोर होता है। ठीक है, तो ये है हमारा NoSQL डेटाबेस। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्लाउड डेटाबेस। ठीक है, तो क्लाउड डेटाबेस क्या होता है इसको हम समझाएंगे। ये भी एक सेंट्रलाइज की तरह होता है, पर ये कंक्रीट सेंट्रलाइज नहीं होता है, मतलब 100% सेंट्रलाइज नहीं होता है। यहां क्या होता है, डेटा हमारा एक लोकेशन पे स्टोर रहता है, ये हमारा डेटाबेस है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हम क्लाउड कंप्यूटिंग बनाते हैं। जैसा कि डेफिनेशन है, स्टोर इन द वर्चुअल एनवायरनमेंट एंड एग्जीक्यूट ओवर द क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब यहां क्या होता है, ये हमारा क्लाउड है। ठीक है, ये हमारा क्लाउड है, CLOUD। ठीक है, क्लाउड DB। ठीक है, D फॉर डेटा, B फॉर बेस। ठीक है, राइट, ये है हमारा क्लाउड डेटाबेस। तो ये हमारा सेंट्रलाइज हो गया, जैसे सैटेलाइट होता है। ठीक है, ये कनेक्ट होता है वहां से जहां हमारा डेटा स्टोर रहता है। ठीक है, ये हमारा जो ओवल शेप में है, ये डेटा स्टोर है कहीं, और ये क्लाउड को डेटा देगा। क्लाउड क्या करेगा, यहां से डेटा डिस्ट्रीब्यूट होगा। किसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूजर्स को। हो सकता है ये हमारा कोई यूजर है, ये ब्लैक वाले हमारे यूजर हैं। ठीक है, ये स्कूल है, बिल्डिंग है, ऑफिस है, कोई इंटरप्राइज एरिया है। अब ये सब क्या करेंगे, एक प्लेटफॉर्म के जरिए सारे डेटा को एक्सेस करेंगे। कैसे, क्लाउड की मदद से। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का क्या है, डेटाबेस है। जैसे हमारा सेंट्रलाइज होता है, थोड़ा सा ये डिफरेंट टाइप का है। बस ये है कि हम डायरेक्ट एक्सेस सेंट्रलाइज से नहीं करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग से करते हैं, क्लाउड डेटाबेस से करते हैं। ठीक है, तो ये है एग्जांपल ऑफ क्लाउड डेटाबेस, राइट। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में आप तो जानते ही होंगे, जैसा कि हमने जावा में या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने पढ़ा है। वहां क्या होता है, एक पार्टिकुलर लोकेशन पे हमारा डेटा स्टोर रहता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब एक, ये हमारा है डेटाबेस। ठीक है, अब इससे क्या होता है, ऑब्जेक्ट की मदद से हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, अब यहां क्या होगा, एक रिलेशन बनेगा ऑब्जेक्ट बेस पे। ठीक है, हम चाहें तो एक और, अगर ये फुल हो जाए तीनों, तो हम एक और डेटाबेस यहां तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की मदद से हम क्या करेंगे, इस मेन डेटाबेस को यहां हम एक्सेस देंगे ताकि ये भी हमें, इसमें भी डेटा सारा हमारा आए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट बेस डेटाबेस। जब भी हमें एक नया सिस्टम तैयार करना होता है डेटाबेस का, हम एक और सिस्टम तैयार करके इसका कनेक्शन इसको देते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट बेस की मदद से हम इसके सारे डेटा को एक्सेसिबल बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ठीक है, द डेटा इज रिप्रेजेंटेड एंड स्टोर एज ऑब्जेक्ट विच आर सिमिलर टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि जावा में क्या था, ऑब्जेक्ट एक पार्ट, एक मेमोरी लोकेशन है जहां वैल्यूज को स्टोर होना है। ठीक है, अब क्या है, हायरार्किकल डेटाबेस क्या होता है। ठीक है, हायरार्किकल जो डेटाबेस है इसके बारे में हम जानेंगे। तो इट इज ए टाइप्स ऑफ डेटाबेस, ठीक है, दैट स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशन नोड्स। पेरेंट चाइल्ड के बारे में आपने तो पढ़ा ही होगा, जावा के अंदर जो इनहेरिटेंस होता है, तो इसका रिलेशन कैसे होता है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सपोज ये हमारा डेटाबेस है कॉलेज का, सपोज। ठीक है, ये कॉलेज का हमारा डेटाबेस है। अब कॉलेज का जब डेटाबेस है तो इसके अंदर एक डिपार्टमेंट हो सकता है। ठीक है, ये एक दूसरा डेटाबेस हुआ,
ठीक है, डिपार्टमेंट का डेटाबेस अलग है और यहां जो डेटाबेस है कॉलेज के अंदर वो एक डेटाबेस बिल्डिंग का मान लें, ठीक है, सपोज, या हॉस्टल जो भी हो, ठीक है। बिल्डिंग का, ठीक है। अब डिपार्टमेंट में क्या है, डिपार्टमेंट में क्या है, इनसे दो अलग डेटाबेस निकलेंगे। पहला जो होगा हमारा STD स्टूडेंट और दूसरा होगा टीचर, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट का क्या होगा, स्टूडेंट से फिर दो डेटाबेस निकलेंगे। अब यहां स्टूडेंट का कुछ डिफरेंट इंफॉर्मेशन होगा और टीचर का क्या होगा, इंस्ट्रक्टर, लैब इंस्ट्रक्टर या किसी लाइब्रेरियन, जो भी हो सकता है, ये सारा डेटाबेस हो सकता है। अब क्या है, इसका रिलेशन हम तैयार करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये कॉलेज से निकले हैं और ये डेटाबेस आ गया यहाँ, फिर एक डेटाबेस यहाँ आया, ठीक है। फिर इस डिपार्टमेंट से दो डिपार्टमेंट निकला है, यानी दो डेटाबेस निकला है, वो आ गया इधर, ठीक है, ये आ गया फिर इधर। फिर स्टूडेंट से निकला है जो डेटाबेस वो इधर चला गया, ठीक है, फिर वो यहाँ आ गया, राइट। फिर टीचर से जो निकला है वो डेटाबेस कुछ यहाँ आया और फिर कुछ यहाँ आके इसको डिफरेंट कर दिया। तो ये क्या है, एक हायरार्किकल डेटाबेस है, ठीक है, हायरार्किकल डेटाबेस, जिसमें क्या होते हैं, पेरेंट्स टू चाइल्ड का एक कनेक्शन होता है और ऐसे हम डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। ऐसे भी डेटा स्टोर होते हैं, ये भी एक तरह का डेटा स्टोर करने का सिस्टम है जो कहीं कहीं यूज होता है, इवन यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े कॉलेजेस में, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट है वो है नेटवर्क डेटाबेस। ये जो नेटवर्क डेटाबेस है वो भी हायरार्किकल डेटाबेस जैसा ही होता है, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंसेस है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है। तो इसको डिफाइन करना ज्यादा यूजफुल नहीं है। जो नेक्स्ट हमारा है वो पर्सनल डेटाबेस है। दिस डेटाबेस इज बेसिकली डिजाइन फॉर सिंगल यूजर, ठीक है। हो सकता है डेटाबेस ऐसा डिफाइन किया गया हो जो किसी पार्टिकुलर या सिंगल यूजर के लिए हो। दैट मीन्स ये हमारा एक डेटाबेस है बस, और एक सिंगल इसको यूज करेगा बंदा जो भी इसका यूजर हो, ठीक है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट हमारा, ऑपरेशनल डेटाबेस। द टाइप्स ऑफ डेटाबेस विच आर क्रिएट एंड अपडेट द डेटाबेस इन अ रियल टाइम, ठीक है। तो हमारा जो ऑपरेशनल डेटाबेस है वो क्या होता है उसको थोड़ा सा हम समझेंगे। सपोज ये हमारा है किसी कंपनी का वेयर हाउस या स्टोरेज एरिया, और ये हमारा है डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया जहां हम माल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसी सामान को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक क्या होगा, एक डेटाबेस होगा जहां से माल हमारा आ रहा है और यहां से हमारा सामान जा रहा है, ठीक है। तो बीच में क्या होंगे, ये एक ऐसे यूजर्स होंगे, मीडिएटर, जिनके बीच एक कनेक्शन होगा। यहां से सामान, यहां से सारे जो माल है, प्रोडक्ट है, वो यहां आएंगे, फिर यहां से इनको डिस्ट्रीब्यूट होकर डेटाबेस में स्टोर होकर फिर वो मार्केट में जाएंगे। तो ये एक ऑपरेशनल डेटाबेस है जहां कई सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। यहां हो सकता है एक फैक्ट्री हो, यहां से माल जो प्रोडक्ट है यहां से बाहर निकल रहा है सारा सामान, और यहां से सप्लाई हो रहा है मार्केट में। तो ये दोनों ऑपरेशन को क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है डेटाबेस। तो ये है ऑपरेशनल डेटाबेस, ठीक है। यहां भी इस तरह के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ऑपरेशनल टाइप के डेटाबेस को हम स्टोर करते हैं जहां पर कई सारे प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हमारा है इंटरप्राइज डेटाबेस। तो जो इंटरप्राइज डेटाबेस है मतलब किसी बिजनेस का पार्ट, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरप्राइज यूज द डेटाबेस फॉर मैनेजिंग ए मैसिव अमाउंट्स ऑफ डेटा। मतलब हो सकता है कि बड़ी तादाद में, बड़े पैमाने पर डेटाबेस या डेटा को हैंडल करना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगा यूट्यूब के लिए, ठीक है। यूट्यूब भी हो सकता है, यहाँ पर क्या होता है, बड़े पैमाने पर डेटा हमारा क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। तो ये हमारा है डेटा इंटीग्रेशन का पार्ट, और मैं एक ओवल शेप में बना रहा हूँ जो मेन हमारा जो डेटाबेस है ये बड़ा, ठीक है। अब इनका रिलेशन होगा, राइट। मैं रिलेशन यहाँ दे रहा हूँ रेड से, ठीक है। अब मैंने कहा है कि कई सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है,
बड़े पैमाने पे डेटा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, यूज़ किया जा सकता है। तो मैंने क्या किया, उसको यूज़र बना दिया है कई सारे, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब क्या होगा, हो सकता है कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन, कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन का डेटाबेस हो, यहाँ से हो रहा है, अलग अलग इंफॉर्मेशन है डेटा सर्विस के रिगार्डिंग, ठीक है। इंटरप्राइज एप्लीकेशन का सारा काम परफॉर्मेंस यहीं से हो रहा है, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड फाइल भी यहीं स्टोर है, ठीक है। क्लाउड एप्लीकेशन डेटाबेस भी हमारा यहीं पर स्टोर है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये क्या है, हमारा एक इंटरप्राइज डेटाबेस है, जहां पर किसी पार्टिकुलर कंपनी के अगर 100 से ज्यादा काम है, ऑपरेशन है, तो सब हमारे डेटाबेस में स्टोर होंगे जो जरूरी है, ठीक है। सपोज दैट एक डेटाबेस है एम्प्लॉय की सैलरी के बारे में, एक डेटाबेस है हमारे कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको हैंडल करने के लिए, कितना हमारा प्रोडक्ट बाहर जा रहा है, बाहर आ रहा है, ये सब सारे चीज़ों को हैंडल करने के लिए इस तरह के डेटाबेस यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टाइप्स ऑफ डेटाबेस समझ में आ गया। इसके बाद हम फिर शुरू करेंगे, क्योंकि हमें पढ़ना है RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में, यानी क्लास नंबर 3 में हम शुरू करेंगे RDBMS के बारे में, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और हम कैसे SQL की मदद से डेटा को स्टोर करते हैं और क्रिएट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, अपलोड करते हैं, सारी चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, ठीक है। हैव अ नाइस डे, जय हिंद।